हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सबसे पहले तो। और जैसा कि आप सबका पेपर है 25 जनवरी को, ठीक है, विश्व भारती का, तो उसके लिए कल एक वीडियो थी जिसमें मैंने बात की थी कि हम लोग जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हर दिन मतलब 25 तारीख तक अब लगातार हर दिन हम 30 एमसीक्यूज डेली डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो उसी का सेशन फर्स्ट है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बिना आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा, आपको क्वेश्चन देखते ही पॉज करना है और देन उसको आंसर करना है, ठीक है। तो जल्दी से हम 30 एमसीक्यूज को जितना कम टाइम में हो सके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सब पहला स्टेटमेंट जो है वो असर्शन है, बोलता है कि ग्रामीण शहरी जो माइग्रेशन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डेवलपमेंट ऑफ उड़िया की, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट में गड़बड़ी है। तो बेसिकली बात कर रहा है जो रूरल और अर्बन माइग्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम डेमोग्राफिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। या इंडिया होगा, उड़िया पता नहीं क्यों हो गया है, ठीक है, तो वो आप ठीक कर लीजिएगा। दूसरा रीजन कह रहा है, रीजन क्या है, अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन की हम बात करते हैं, जो ग्रामीण शहरी प्रवास, उसके पीछे का रीजन जो है वो है क्या, गरीबी। तो अगर आप देखते हो तो हाँ, ग्रामीण से शहर की तरफ प्रवास होता है, क्यों, क्योंकि जनसांख्यिकी विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। लोग किस वजह से करते हैं, क्योंकि अगर आप गांव में जाते हैं तो वहां थोड़ी गरीबी का स्तर ज्यादा होता है, तो रीजन बिल्कुल ठीक है। और ग्रामीण से शहर की तरफ प्रवास होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट ए और जो उसका रीजन है दोनों करेक्ट है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, ठीक है, उसके रिगार्ड में है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट, सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हिंदी में यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कौन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो वायसराय जो थे जब ये एक्ट आया था तब उस समय के मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेग्यू नहीं थे, पहली बात तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि आप जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसको बोला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू उस समय जो थे वो बेसिकली कौन थे, भारत सचिव थे, ठीक है। वो उस समय कौन थे, सचिव थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ना कि वायसराय थे। वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय के वायसराय थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। ये वही आप कह सकते हो एक्ट था जिसके तहत बाय कैमरल, ठीक है, जो बाय कैमरल फीचर है, मतलब लोकसभा अपर सभा जो लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो जो 2 सदन होते हैं उसकी व्यवस्था भी इसी एक्ट के थ्रू की गई थी। दूसरी बात, अगर जो आप कह सकते हो कि जो रिजर्वेशन था, पहले क्या था कि सांप्रदायिक आधारों पर सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था इसने सिख, आंग्ल समुदाय और ईसाइयों के लिए भी क्या कर दिया था, जो रिजर्वेशन था, ठीक है, जाति आधारित या फिर आप धर्म आधारित कह सकते हो, उसको बढ़ा दिया था, ठीक है। सिख और आंग्ल समुदाय, ईसाई, इन 3 कम्युनिटी के लिए ये बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें ना जो विषय होते हैं, ठीक है, विषय जो होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था रिजर्व, दूसरा था आपका जो ट्रांसफर। तो रिजर्व था, उस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था और उनकी काउंसिल को था, और जबकि जो ट्रांसफर था उसका जो उस पर कानून कौन बना सकता था, तो उस पर कानून मंत्री जो पूरे होते थे वो बना सकते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको और क्या रखना है याद यहाँ पर, तो जो पहली बार बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था, जो स्टेट लेजिस्लेटिव आप कह सकते हो, जो स्टेट लेजिस्लेचर था उसको जो बजट है उसको प्रस्तुत करने का अधिकार पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था तो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक तरफ पंचायती राज कमिटीज जो बनाई गई थी अलग अलग टाइम पे वो, और दूसरी है कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया था। तो बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी, आपको पता है, इन्होंने जो 3 स्तर के जो आप कह सकते हो पंचायतें होंगी उसकी बात की थी। अशोक मेहता 1977 में ये कमेटी आती है और इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था केवल 2 स्तरीय हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए। तो इनका था 3 स्तरीय और अशोक मेहता जी का था 2 स्तरीय। उसके बाद एलएम सिंघवी जो थी कमेटी वो आई थी, उन्होंने बात की थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम की, जबकि जीवीके राव जो कमेटी थी इन्होंने बोला था इंप्रूवमेंट करना चाहिए जो रिजर्वेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है उसके तरीकों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं क्योंकि जो एनटीए का पेपर आता है वो इसी तरह का आता है, क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं, इजी नहीं आते, स्टेटमेंट वाले आते हैं,
मैंने आपको दिखाया भी था। आप SSCB चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से, वहां पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ लिस्ट दे रखी गई कुछ रिवर्स की, और दूसरी तरफ दे रखा गया है कि वो किस जो है सागर में या फिर कहां पर वो क्या करती है, गिरती है। ओरिनिको रिवर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओरिनिको रिवर आप सबको पता है, ये वेनेजुएला की एक सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है कैरोनी। कैरोनी रिवर जो है उस पर हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जो फॉल है वो क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैरोनी रिवर जो कि ओरिनिको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात क्या है, स्थित है। ओरिनिको रिवर वेनेजुएला से होते हुए कहां पर जाकर गिरती है, तो आप बोलोगे सर अटलांटिक ओशियन में गिरती है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ओरिनिको का क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। फिर अगर नाइजर, फिर हम वोल्गा की बात करते हैं, तो वोल्गा जो रिवर है वो कैस्पियन सी में आके गिरती है, ठीक है। उसके बाद नाइजर जो है वो गल्फ ऑफ गुनिया में जाकर, गल्फ ऑफ गिनी में जाकर गिरती है, और अमूर जो नदी है वो पैसिफिक ओशियन में गिरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, ठीक है। सॉरी 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, जिसे हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था, आयरलैंड के संविधान से लिया था, उसके बारे में बोला गया है ये सरकार जो विधायिका उनके कार्यों को प्रतिबंधित करता है, रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है, ये उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, ये एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शन है उनको भी प्रतिबंधित करता है। भाई दोनों ही इनकरेक्ट है, प्रतिबंधित नहीं करता है, उनको गाइडलाइन देता है कि आपको किस तरह के फंक्शन, आपको किस तरह से पॉलिसीज को बनाना है, किस तरह से उन्हें लागू करना है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, नीदर 1 नॉर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बोला गया कौन से आर्टिकल में है, फिर राज्यसभा जो उसका मेंशन किस में है, लोकसभा का किस में है। हाल ही में डीलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग जो होता है उसकी भी बात की जा रही थी, इसका कौन से अनुच्छेद में बात की गई है ये भी आप बता दीजिएगा, परिसीमन आयोग, ठीक है। तो ये बेसिकली परिसीमन आयोग की बात की गई है अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 82 यानी 82वें अनुच्छेद में परिसीमन आयोग डीलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई थी हमारे आर्टिकल 79 में, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा 80 में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा 81 में, सेशन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 85 में ये बातें की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको एक तरफ लिस्ट दी गई है, साइंस का क्वेश्चन है, एक तरफ रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, स्मॉल पॉक्स, और उनके एक तरफ कि किसने उसको खोजा है, ठीक है। तो रेडियम की अगर बात करते हैं तो मैडम क्यूरी का नाम सबसे पहले आता है, जिसके चलते बाद में इनको क्या होता है, कैंसर भी होता है और फलस्वरूप उनकी मृत्यु भी हो जाती है, मतलब, ठीक है, दुर्भाग्यवश। रेडियम की जो खोज की थी वो बेसिकली मैडम क्यूरी ने ही की थी, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। देन पेनिसिलिन की अगर बात करें तो आप सबको पता है पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे। एक्सरे विलियम रॉन्जन जी जो थे, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल पॉक्स के बारे में आप जानते हैं एडवर्ड जेनर का नाम आता है। तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 भी यहां पर ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। पूछा गया है सेशन में, यदि फ्रीजर में बर्फ जमा हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपके फ्रिज में ज्यादा, अगर जो फ्रीजर है उसमें ज्यादा बर्फ जम गई है तो फ्रिज ठंडा होना कम हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, तो वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर आपने महसूस किया कि हाँ ठंडा होना कम हो जाता है तो आप आंसर सही कर लोगे, और नहीं पता, आपने महसूस ही नहीं किया, रियल लाइफ जो जिंदगी है उसमें एप्लीकेशन कभी महसूस ही नहीं किए, तो फिर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इजी सी बात है कि अगर फ्रीजर में आप बर्फ ज्यादा देखोगे तो वो फ्रीजर फिर ठंडा कम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है। क्यों, क्योंकि बर्फ जो है वो ना एक कंडक्टर, मतलब वीक कंडक्टर है, ठीक है। जो एनर्जी होती है, जो उष्मा होती है, हीट होता है, उसका बहुत ही वीक कंडक्टर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 मतलब ऑप्शन जो है वो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर क्या है, करेक्ट है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। क्लास 7th स्टैंडर्ड का, अगर आप 7th के एनसीईआरटी आपने पढ़ोगे तो वहां पर ये पढ़ाया गया है। बेसिकली ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी, तो ये तकनीक होती है जो मिक्सचर होते हैं उसको अलग करने की। सो जहां पर भी आप मिक्सचर देख लो समझ जाना, तो इसमें तो है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है,
तो मिक्सचर कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है इन द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो मिक्सचर को अलग करने की तकनीक होती है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पूछा गया है कौन सी जो डिसीज है, ठीक है, कौन सी डिसीज जो है वो क्या है, बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया से कॉज होने वाली है। तो एड्स सबको पता है, एक वायरल मतलब एक वायरस से होने वाली डिसीज है, इसको तो हटा ही दो। फिर जो लेप्रोसी है आपको सबको पता है भाई, लेप्रोसी जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी, मतलब टाइफाइड जो है सैल्मोनेला टाइफी से होने वाला है। तो ये सारी किससे हैं, बैक्टीरियल डिसीज हैं, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। अच्छा एक चीज और है कि एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिसको आंसर आप खुद करोगे। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर और मतलब एक्सप्लेनेशन और आराम से बताओ और लंबा बताओ, तो मैं बिल्कुल अगली वीडियो में वो भी कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप जैसा भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो मतलब मिलेगी अगली बार, ठीक है। और हाँ एक मतलब प्री रिक्विजिट्स है अगली वीडियो के लिए कि कम से कम एटलीस्ट 10 लोग तो उसको यार लाइक ही कर देना, ठीक है। बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, उसमें अगर 10 लोग लाइक कर देंगे तो भी थोड़ा सा ये रहता है कि मोटिवेशन आता है कि चलो ठीक है कम से कम 10 बच्चे तो मेरे साथ हैं, वो जरूरी है, ठीक है। एक छोटा सा आप लोगों से हेल्प है कि अगर आप जितने लोग सपोर्ट करोगे उतना बेहतर होता है हमारे लिए ना। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो आप करोगे, नहीं अच्छे लगेंगे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए, दिस डिसीज बोला गया है यहाँ पर, दिस डिसीज कैन अकर इन दी ऑल द ऑर्गन्स। यहाँ पर कैंसर की बात की जा रही है, ठीक है। कैंसर जो रोग है उसके बारे में बात की जा रही है कि ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है जिसमें जहां की जो सेल है वहां पर अगर डिवीजन होता है, तो जहां जहां सेल डिवीजन है वहां पर कैंसर होने की पूरे चांसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू ग्रोथ डिसीज। अगर देखो टिश्यूज है उसमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ग्रोथ हो रही है, तो दिक्कत क्या है भाई, प्रॉपर स्ट्रक्चर से ग्रोथ होती है टिश्यू में, तभी तो हमारे हाथ पैर नाक मुंह कान लंग्स बाकी सारी चीजें बनती है। अगर वो अनऑर्गेनाइज होगी तो लंग्स बनना होगा तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। किडनी बननी होगी तो कुछ और बना देगा टिश्यू, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो जो अनऑर्गेनाइज टिश्यू डिवीजन होता है, बेसिकली ग्रोथ होती है, वही होता है रिजल्ट कैंसर का, ठीक है। कैंसर में टिश्यूज में ग्रोथ तो होती है पर वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। शरीर चाहता नहीं है पर वो ग्रोथ होती रहती है, जिसके चलते कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत हो जाती है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट, और यहाँ पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या करेक्ट ही पूछा गया है कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स जो भी जानते हैं भाई, उसके लिए क्या आपको पता है जो माध्यम है मीडियम है उसकी आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, भाई होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है कि जो थ्रू दिस ओनली, मतलब जो इसके लिए इससे जो मैकेनिकल वेव है उससे क्या होता है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, मैटर का नहीं, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है, मैटर का ट्रांसमिशन नहीं होता है, केवल एनर्जी का यहां पर ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, जल तरंगे ध्वनि तरंगे ये सब क्या एग्जांपल है किसकी, मैकेनिकल वेव्स की, तो बिल्कुल सही है, ये भी मैकेनिकल वेव्स की बिल्कुल एग्जांपल है। पहला स्टेटमेंट गलत था, क्यों, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा जो एंजाइम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप सबको पता है पेप्सिन वो एंजाइम है जो है मदद करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 नंबर देखते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग आधे पे हम पहुंच चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है, डीपीएसपी कहां से ली है, इमरजेंसी कहां से ली, कैबिनेट अरेंजमेंट। तो कैबिनेट आपको पता है हमने ब्रिटेन से ली है, इमरजेंसी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, डीपीएसपी हमने आयरलैंड, और फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। तो 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। तो अगर आपने शेड्यूल 5 पढ़ा हुआ है तो वो क्या बताता है कि जो अलग अलग ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा, तो वो बेसिकली बात की गई है शेड्यूल 5 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। शेड्यूल 3 ओथ की बात करता है, शपथ दिलाता है गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, इन सबको शपथ दिलाता है, ठीक है। 7th का आपको पता ही है, 7th में क्या है, तो भाई जो हमारी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनको डिवाइड किया गया है सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में।
नाइन्थ, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है। ठीक है, हिंट ये है कि ये थोड़ा सा प्रशासन वगैरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, कुछ इंस्टीट्यूशन दिए गए और उनको कब स्टैब्लिश किया गया था? क्योंकि आपने लास्ट में, मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिखाया गया था कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी तरह पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। नाबार्ड जो सीवी रमन कमेटी थी, उन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था 1982 में, इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, जो सेबी था आपको पता है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 90s में। ठीक है, सिडबी, उसके बाद IRDA जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो भी है, वो कब स्टैब्लिश किया गया था? 1999 में, सॉरी 1999 में। तो ए का अगर देखें तो 4, ठीक है, ए का 4 है। सिडबी का उसके बाद जो सेबी था उसका हमने 90 लिया, नहीं सी का इन्होंने 3 किया ही नहीं। अच्छा देखो, सेबी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1990 में हुई थी, पर उसको जो बोलते नहीं है कि स्टेटस मिलना, मतलब जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलना, स्थापना पहले कर दी गई थी, लेकिन उसको जो वैधानिक निकाय बनाया गया वो 1992 में बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एक सेकंड रुको। ठीक है, नाबार्ड 1982, सेबी यहाँ पर 1992 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इरिडा है वो हमारा 1999, तो 4 आपका ये रहा। उसके बाद जो सिडबी है वो 1990 में आ गया, सेबी 1992 में चला गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हेडक्वार्टर भी इसके देख लेना। ठीक है, हेडक्वार्टर जैसे IRDA का आपको पता है हैदराबाद, उस तरह से बाकी के एक बार जरूर आपको देखने। सिडबी का आपको पता है लखनऊ है। ठीक है, बाकी एक बार कोशिश करो देखने की, पूछा जा सकता है ना। अब इन्फ्लेशन बोला गया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मार्केट में बहुत सारा पैसा हो और वस्तुओं की जो कमोडिटीज है उनके प्राइसेस क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इसको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए क्या टेक्निक होगी? इसको कम करने के लिए टेक्निक होगी कि मार्केट से पैसा का कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, मार्केट से पैसा घसीट लिया जाए। तो घसीटते हैं पैसा, कैसे घसीटोगे भाई? आप अगर गवर्नमेंट क्या है, टैक्स बढ़ा दे, तो गवर्नमेंट जैसे ही टैक्स बढ़ाएगी तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इंक्रीजिंग दी पब्लिक डेट, अगर जो ऋण है उसमें वृद्धि कर दी जाती है, मतलब जो पब्लिक डेट है उसमें अगर पब्लिक डेट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो सार्वजनिक ऋण है उसको बढ़ा दिया जाता है, मतलब जो ऋण बांटा जा रहा है वो अगर बढ़ाकर बांटा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, और पैसा जाते ही फिर से कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी, ना कि घटेंगी। ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने का सबसे पहला जो उपाय है कि आप क्या कर दो, पैसों की शॉर्टेज करो मार्केट में। लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, वरना वो खरीदारी करेंगे और कीमत बढ़ती जाएगी, तो वो कम करना है। तो उनके पास पैसे, उनको पास से पैसे हटाने के लिए हम जो पब्लिक डेट है उसको क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। ठीक है, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकार खर्च करती है, उसको क्या कर दे, उसको भी कम कर दे। ठीक है, बैंक रेट जो है वो बढ़ा दे, मतलब बैंक रेट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो RBI क्या करती है, लागू करती है, तो वो अगर बढ़ा देगी तो वो भी क्या होगा, मनी सप्लाई को कम करेगा। तो 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विक्टोरिया लेक के बारे में बात कर रहा है। विक्टोरिया लेक कहां पर, अफ्रीका में है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो अब पूछा नहीं जाएगा। कौन सी कंट्रीज इसकी बाउंड्री डिफाइन करती हैं? ठीक है, तो देखो रवांडा इसकी बाउंड्री को डिफाइन नहीं करता है, बाकी युगांडा, तंजानिया और केनिया इसको करता है। 2 आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं थोड़ा सा मैप। ये है, ये रहा आपका, ठीक है, आपके सामने ये रहा पूरा, आप देख सकते हो लेक विक्टोरिया प्यारा सा। ये ऊपर युगांडा रहा जिसकी कैपिटल कंपाला, केन्या की नैरोबी जहां पर हमारा UNEP का हेडक्वार्टर है। ठीक है, रवांडा और बुरुंडी यहाँ पर है, लेकिन ये जो है इसके साथ बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तंजानिया की कैपिटल क्या है, डोडोमा, जो कि ये रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे एक स्टेटमेंट दी गई है, भारत अब एहसानों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन 1929 क्या ये थे? ठीक है, इन्होंने दी थी। एनी बेसेंट 1917 क्या इन्होंने दिया था? सरोजनी नायडू 1925 क्या इन्होंने दिया था? महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन 1924 क्या इन्होंने दिया था? तो ये स्टेटमेंट एनी बेसेंट की है, जब वो अध्यक्ष बनाई जाती हैं। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, 1917 में बनाई गई थी, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब कांग्रेस ना घुटनों पे नहीं, अब वो अपने राइट्स मांगने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जिमरमैन प्लान की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या था और इसकी स्थापना में मतलब क्या था? तो बेसिकली जिमरमैन प्लान बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ठीक है, जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो देश के बाहर रह रहे थे, उन्होंने बनाया था कि इकट्ठा होकर एकजुट होते हैं, पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, बंदूक तो गोला सब इकट्ठा करते हैं और इंडिया को
ब्रिटिशर्स से आजाद कराते हैं। ये एक प्लान था, जिमरमैन प्लान बोला जाता है इसको। तो लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सब इसके लिए इसमें शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 ये क्वेश्चन है, इसको आराम से आप देखो और इसका आंसर आपको खुद करना है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन सर्च करोगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। ठीक है, इसको आंसर आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 22 कैग के बारे में यहाँ पर पूछा गया, क्या कैग का अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो कैग आपको पता है आर्टिकल 148 के तहत कैग का अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, कैग एक संवैधानिक निकाय, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है 99% उसमें ये होता है कि उसका टेन्योर, उसके पैसे, अलाउंस सब क्या होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं, ना कि राष्ट्रपति उसको फिक्स करता है। तो यहाँ से राष्ट्रपति वाला ये जो है गलत हो जाता है। उसको 6 साल का उसका टेन्योर क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो कैग है वो 6 साल तक काम करता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई थी, तो केवल 1 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है, आर्टिकल 76। ठीक है, जो है वहां पर अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। इनका जो टेन्योर है, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। जितने साल प्रेसिडेंट चाहेंगे उतने साल ये अपने पद पर रहेंगे, और प्रेसिडेंट के ना चाहते ही ये पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ही कैन नॉट डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल भाई, वो प्रैक्टिस कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। वो अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, बस वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखना है। ही इज अ फुल टाइम लॉयर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला जा रहा है जो अमेंडमेंट है उसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। गलत भाई, अगर केवल एक ही जगह है जहां पर राज्यसभा और लोकसभा क्या इक्वल है। ठीक है, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा क्या इक्वल है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट किया जाता है, तब दोनों की पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अमेंडमेंट बिल है वो कहीं पे भी लाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं पे भी शुरू किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कोई भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। तीसरा कह रहा है संविधान संशोधक विधेयक पर अपनी सहमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। बिल्कुल बाध्यकारी है भाई, क्योंकि जो 24वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 24th अमेंडमेंट जो तो हुआ था, ठीक है, 24th अमेंडमेंट, तो उसमें यही बात बोली गई थी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 24th अमेंडमेंट जो था उसमें बोला गया था कि जो राष्ट्रपति है उसे अमेंडमेंट पर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होगा उस पर अपनी हाँ देनी ही है, एसेंट देनी है, वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कहां से बेसिक डॉक्ट्रिन निकल के आया था? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन निकल के आया था। आप सबको पता है 1972 में एक केस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1972 में एक केस स्टार्ट हुआ था, केशवानंद भारती, जिसकी जजमेंट आई थी, आपको याद भी रखना है, 24 अप्रैल। एक बहुत ही खतरनाक जजमेंट निकल कर आती है 1973 को, जहां से सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी पावर को क्या कर लेता है, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। तो वो जजमेंट कौन थी? केशवानंद भारती, जहां पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका डॉक्ट्रिन दिया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26, राज्यों के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का विवरण किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो अलग अलग स्टेट्स है उनका नाम का पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, 12th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, ये सब बातें पहले हम लोग कर चुके हैं। 9th शेड्यूल अभी भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में संशोधन के लिए कितने प्रकार की प्रक्रिया की गई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, सबसे उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, 7वीं अनुसूची की किस सूची में शिक्षा, बिजली और भवन का उल्लेख किया गया? मतलब जो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस लिस्ट में दिए गए हैं? स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, या फिर सेंट्रल लिस्ट में? तो आप बताओगे सर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, क्योंकि जो शिक्षा है, जो बिजली है और जो बिल्डिंग्स है, ये सारी की सारी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहां पर बोला गया है द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। गलत भाई, उपाध्यक्ष हमेशा किसको देगा? अध्यक्ष को देगा कि राष्ट्रपति के पास जाएगा सीधे? तो आप बोलोगे सर अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ना देकर वो किसको देता है भाई? स्पीकर को देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर है, वो किसको रेजिग्नेशन देगा? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
यहाँ पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। पेपर में सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पूछा कुछ होता है, बता कुछ आते हैं, आपको आंसर आते हुए भी आप गलत कर जाते हो। तो वही ध्यान रखना है, यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, सॉरी मैं भी देखो गलती कर गया, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, कैसा लगा है आपको ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट से ही पता चलता है कि सही डायरेक्शन है या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो प्लीज उसको जरूर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को आप पढ़िए। बोला गया है और इसमें भी नहीं पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। The provision regarding nomination of nominated members in राज्य सभा has been taken from the Constitution of Ireland, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है कि जो राज्य सभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल ठीक। तीसरा बोला था राज्यसभा हैज लेस पावर देन द लोकसभा इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा की पावर क्या बराबर है, क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट कहीं पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दूसरी बात कि अगर राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी एक सदन ये कहता है कि हम ये अमेंडमेंट स्वीकार नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, तो वो अमेंडमेंट कभी भी हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो राज्यसभा की पावर बराबर है, ये स्टेटमेंट सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो थे वो जल्दी से डिस्कस कर लिए हैं बहुत ही कम टाइम में, और आशा करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। लेकिन अभी यही नहीं, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्वेश्चन कैसा लगा, और जो क्वेश्चन आपको बोले हैं आंसर करने के लिए प्लीज उसको कीजिएगा, तभी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ताली यार दोनों हाथ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है। ठीक है, सो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू ऑल।